हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 6. So let's move to our question number 1. It is an object experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. तो सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो एक्सपीरियंस कर रहा है नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सबसे पहले इस लाइन को ही समझ लेते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। अब देखिए नेट मतलब टोटल। मानिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है ये 5 न्यूटन की, एक फोर्स लग रही है 4 न्यूटन की एंड एक फोर्स लग रही है 9 न्यूटन की। ठीक है, सो इंडिविजुअल फोर्सेस लग रही हैं 3। एंड व्हाट इज नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स? इन तीनों का सम अप करेंगे जब हम, ठीक है, नेट इज जब तीनों को टोटल करेंगे तो नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी 5 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन। कितना हो गया? 5 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन इज 9 न्यूटन। एंड दिस फोर्स, अगर ये फिर 9 न्यूटन इस तरफ कोई होता, इस डायरेक्शन में होता, सेम है, तो हमने इसको ऐड करना था। नाउ देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में है। 5 न्यूटन इज इन दिस डायरेक्शन एंड 9 न्यूटन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। सो हम ये जो हमारा टोटल 9 न्यूटन आया है माइनस दिस 9 न्यूटन, सो दिस इज 0। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता लग गया कि जो हमारी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है दैट इज 0। सो इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी? क्या ये पॉसिबल है कि जो ऑब्जेक्ट है, अब फोर्स तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लग रही है, अब क्या ये बोल रहा है कि पॉसिबल है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल करे विद नॉन जीरो वेलोसिटी, मतलब कि उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। ये बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबल है। अगर है तो कंडीशंस बताइए उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए, और अगर नहीं तो प्रोवाइड अ रीजन। सो यस, इट इज पॉसिबल एंड नाउ वी विल डिस्कस हाउ इज इट पॉसिबल। अब देखिए हमारा फोर्स हमें दिया हुआ है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। सो मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट भी 0 आएगा अगर फोर्स 0 है तो। ठीक है, अब देखिए मास किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का कैन नेवर बी 0। ठीक है, मास कभी 0 नहीं हो सकता, तो 0 क्या होगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन 0 कौन सी कंडीशंस में हो सकता है? या तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा हुआ है और वो कोई मोशन नहीं है, उसमें कोई कुछ वेलोसिटी चेंज नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई मूवमेंट, मतलब एकदम पड़ा हुआ है, तो मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है बट वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? कांस्टेंट वेलोसिटी जो चेंज नहीं हो रही है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक ही वेलोसिटी से, एक ही स्पीड से, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 होगी क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ठीक है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, बट यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है विद सम वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी 0 नहीं है बट कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। कॉन्स्ट वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। ओके, सो यस इट इज पॉसिबल। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जब वो चलेगा तब उसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उस पर 0 है, तो ये पॉसिबल है। हेंस जो हमारी कंडीशन हमसे पूछी गई थी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे क्या कंडीशन होगी, तो जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। द कंडीशन फॉर दैट इज द ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ चलेगा, एक ही डायरेक्शन में चलेगा, स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। आवर सेकंड क्वेश्चन इज when a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. Explain. अब इसमें देखिए हमारे पास ये बोल रहा है कि ये मानो हमारा कारपेट है
जब कहते हैं कारपेट को हम स्टिक से बीट करते हैं तो डस्ट बाहर आती है, ठीक है। तो कहते हैं ये क्यों होता है। मानिए हमारा ये कारपेट है, इस पे ये डस्ट पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारी एक स्टिक है। अब जब हम इसको कारपेट को स्टिक से बीट करेंगे, हमने अपनी डे टू डे लाइफ में, आप अपने घरों में भी देखते हैं, जब हम किसी भी कारपेट को आप स्टिक से झाड़ोगे उसमें से कितनी धूल बाहर आती है, राइट। तो वो क्यों होता है ऐसे, देखिए हमने अब देखिए अभी स्टार्टिंग में इनिशियली जो है बोथ कारपेट और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट में पड़े हैं, अभी इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई गई है। इनिशियली बोथ कारपेट एंड डस्ट आर एट रेस्ट, दोनों रेस्ट पे हैं। व्हेन कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, अब हमने क्या किया, कारपेट को स्टिक के साथ बीट करना स्टार्ट कर दिया। अब जब हमने इसको बीट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब इसमें कोई हमने फोर्स लगाई कारपेट के ऊपर। जब हमने कारपेट के ऊपर फोर्स लगाई जो रेस्ट में पड़ा था, तो वो फोर्स लगने से क्या हो जाएगा, वो मोशन में आ जाएगा। द कारपेट इज कम्स इन मोशन एंड मूव्स, कारपेट मोशन में आ जाएगा और उसमें मूवमेंट होगी। Whereas the dust particles tend to remain at rest because of inertia of rest, but जो dust particles हैं वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेंगे, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया हमने क्या पढ़ा था कि इनर्शिया इज कोई टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की, अगर वो रेस्ट में पड़ा है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ये टेंडेंसी होती है किसी ऑब्जेक्ट की। अब यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो रेस्ट में पड़े हुए थे, ठीक है, इन पर कोई फोर्स नहीं लगी है, और कारपेट पे हमने स्टिक से फोर्स लगाई, वो मोशन में आ गया। बट जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में ही रहना पसंद करेंगे, और वो मोशन वाले कारपेट से बाहर आ जाएंगे। दे विल कम आउट ऑफ द कारपेट, क्योंकि उन्हें रेस्ट में ही रहना है। कारपेट तो मोशन में आ गया, उन्हें रहना है रेस्ट में, तो वो क्या करेंगे, कारपेट से बाहर को आ जाएंगे, क्योंकि वो रेस्ट में ही रहेंगे। एज अ रिजल्ट डस्ट पार्टिकल्स कम आउट और फॉल ऑफ, वो बाहर की ओर गिर जाएंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। Okay, so this was our second question. Now let's move to third question. What is it? Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with rope? जो हमारी ये बोल रहा है कि जो बस होती है हमारी, ठीक है, मानो ये हमारी बस है, कहता है कि उसके ऊपर जो लगेज पड़ा हुआ होता है उसको रस्सी से क्यों बांधना पड़ता है, कि उसको एडवाइस क्यों किया जाता है कि आप रस्सी से बांध लो वरना वो गिर जाएगा। तो बताइए ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, बिकॉज व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप, जब कोई बस एकदम से मोशन में है, वो एकदम से चल रही है आगे की तरफ, ठीक है, वो एकदम से रुक जाती है, ठीक है। अब बस तो मोशन में है और फोर्स लगाई ड्राइवर ने और वो रुक गई। अब जो हमारा लगेज था ऊपर ये भी मोशन में था बस के साथ साथ, ठीक है। सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, ठीक है। अब इस पे तो बस पे तो फोर्स लगाई ड्राइवर ने, बस रुक गई, बट लगेज तो मोशन में ही था, और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा ये लगेज, और वो आगे को गिर जाएगा, ठीक है, इट विल फॉल ऑफ, क्योंकि वो मोशन में ही रहना पसंद कर रहा है। अब देखिए दूसरे केस में क्या है, Similarly, when a bus suddenly starts, तब क्या होगा, the luggage on the roof of the bus tends to continue in state of rest and hence fall off. अब यहाँ पर क्या होगा कि जब वो बस एकदम से खड़ी थी, हमारी बस पहले रेस्ट में थी और एकदम से उसने स्टार्ट कर दिया चलना, आगे की तरफ उसने चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बट हमारा जो लगेज था, अब यहाँ पर फिर ड्राइवर ने फोर्स लगाई और जो रेस्ट में बस थी उसको मोशन में करा दिया, ठीक है। बट जो हमारा लगेज था वो तो वैसे का वैसे ही पड़ा था ऊपर, रेस्ट में ही पड़ा था, और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा और वो पीछे की तरफ गिर जाएगा, आगे को बस के साथ नहीं मोशन में जाएगा, ठीक है। वो रेस्ट में पड़ा था और वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से पीछे को गिर जाएगा। इसीलिए बोला जाता है, दैट इज व्हाई, उसको अवॉइड करने के लिए, सो टू अवॉइड फॉलिंग ऑफ द लगेज इट इज टाइड विद द रोप ऑन द रूफ ऑफ द बस, इसलिए जो है वो लगेज को रस्सी से बांध के रखते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज इट? अ बैट्समैन hits a cricket ball which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows down to a stop because, आप पहले क्वेश्चन देख लो क्या है। एक बैट्समैन है, ठीक है, ये मानो उसका बैट है, हिट्स अ क्रिकेट बॉल, उसने क्या किया, एक क्रिकेट बॉल को
हिट किया, विच देन रोल्स ऑन द लेवल ग्राउंड, जो कि फिर लेवल ग्राउंड पर रोल हुई। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस उसने कवर किया, द बॉल कम्स टू रेस्ट, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके वो रुक गई, रेस्ट पे आ गई। अब बोल रहे हैं कि जो बॉल स्लो हुई और फिर स्टॉप हो गई, ये क्यों हुआ? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक हमारे पास बैट है, क्रिकेटर है, उसने बैट से अपनी एक बॉल को हिट किया, बॉल ने छोटा सा एक जो डिस्टेंस कवर किया और फिर वो रेस्ट में आ गई, तो वो रेस्ट में क्यों आई, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या दिए हैं। द बैट्समैन डिडंट हिट द बॉल हार्ड इनफ, अब ये बोल रहा है कि बैट्समैन ने जो वो हार्ड नहीं उसको हिट किया बॉल को, ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट एन आंसर। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, की जो बॉल पर वेलोसिटी लगाई गई, एक्सर्ट की गई, वो प्रोपोर्शनल है फोर्स के, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये कोई राइट नहीं है। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, ये है हमारा आंसर। इसमें क्या बोल रहा है कि एक कोई फोर्स है जो कि बॉल की मोशन को अपोज कर रही है, ठीक है, एंड वी नो दैट व्हाट दैट फोर्स इज, इट इज आवर फ्रिक्शन फोर्स। जब भी कोई दो अब देखिए ग्राउंड पे हमारी जो बॉल है, ठीक है, ग्राउंड पे बॉल चल रही है, इन्होंने बोला था कि लेवल ग्राउंड पे वो रोल कर रही है बॉल, और जब दो ऑब्जेक्ट्स, दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं, यहाँ पर बॉल का सरफेस और ग्राउंड का सरफेस जब कांटेक्ट में आते हैं, तो हमेशा, ठीक है, हमेशा एक फोर्स लगती है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, जो कि अपोजिट होती है मोशन के, ठीक है, अपोजिट होगी मोशन को, मतलब वो मोशन के अगेंस्ट एक्ट करेगी, मोशन के अगेंस्ट एक्ट करेगी, मतलब उसको रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है। सो हियर दिस आवर सी इज आवर आंसर विच सेज देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, एक ऐसी फोर्स है जो कि मोशन को अपोज कर रही है, एंड दैट इज आवर फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। So this was our question number 4. Now let's move to our question number 5, which says a truck starts from rest, ठीक है, and rolls down a hill with a constant acceleration. तो hill है हमारी एक, ठीक है, hill के ऊपर एक ये हमारा ट्रक है, और इसमें लिखा है कि starts from rest, rest से start हुआ, मतलब initial velocity is 0, ठीक है, and rolls down a hill with constant acceleration, और hill में नीचे से आ रहा है with constant acceleration, acceleration change नहीं हो रही है, the acceleration is constant, ठीक है। जो जो आपको गिवन होगा आपके क्वेश्चन में, सब आपने पहले नोट डाउन कर लेना है, उसी से हमारा आंसर निकलता है। acceleration is given as constant. Now it travels a distance of 400 meter in 20 second. अब इसने 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन 20 सेकेंड, तो हमें डिस्टेंस डिनोटेड बाय स्मॉल s, एंड इट इज 400 मीटर का डिस्टेंस, एंड टाइम इज 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड में इसने 400 मीटर किया है कंप्लीट। अब हमने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन, वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन एंड फोर्स भी फाइंड आउट करें। तो पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हमने बोला था कि जब भी हमारे पास कांस्टेंट दी होगी एक्सेलरेशन, तब हम यूज कर सकते हैं अपने, वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। जब भी हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट दी होगी, तब हम अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वी विल यूज हेयर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमने ये वाली इक्वेशन क्यों ली, क्योंकि हमें s भी गिवन है, u भी गिवन है, t भी गिवन है, हेयर भी t गिवन है, हमें बस s गिवन नहीं है, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से इजीली सारी वैल्यूज पुट करके हमारा a है, यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारी s क्या है, 400 मीटर्स डिस्टेंस, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम t इज 20 प्लस हाफ a हमने फाइंड आउट करना है t स्क्वायर, दैट इज 20 का स्क्वायर, सो हेयर वी विल हैव 400, ये हमारा हो जाएगा पूरा 0, हाफ a इंटू व्हाट इज 20 का स्क्वायर, दैट इज 400, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 400 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 400 इंटू a, ऑल राइट। अब हम 400 को भी दूसरी साइड ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में वी विल हैव a ऊपर हमारा रह जाएगा 400 इंटू 2 अपॉन ये वाला हमारा अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा दूसरी साइड जाके, ठीक है, क्रॉस के साथ।
अब 400 से 400 गया एंड वी हैव आवर एक्सेलरेशन एज, और एक्सेलरेशन के यूनिट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो वी फाइंड आउट आवर एक्सेलरेशन एज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब देखिए क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में बोला है एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी, कर ली. अब क्या है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इफ मास इज 7 मीट्रिक टन्स. अब देखिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, कितनी फोर्स लग रही है उसके ऊपर, और हमें मास दिया है, मास इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, और ये दिया हुआ है 7 मीट्रिक टन्स. अब देखिए 7 मीट्रिक टन, हमने SI यूनिट्स में ही हमेशा हमारे क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. सो हमारा 1 मीट्रिक टन होता है किसके बराबर, 1000 kgs के बराबर, 1000 किलो के बराबर. तो हमारा 7 मीट्रिक टन किसके बराबर आ जाएगा, it will be 7 into 1000 kg, that is our mass will be 7000 kg. ठीक है, ये आ गया हमारा मास इन kgs. अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आवर फोर्स, हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बोला था कि हमें अब मेथड मिल गया है कि हम अपनी फोर्स कैसे मेजर करेंगे, और वो मेथड क्या था, फोर्स जो है हमारी प्रोडक्ट होती है मास और एक्सेलरेशन का. ये हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा था. ठीक है, अब हमारे पास मास गिवन है एज 7000 kg इनटू आवर एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो मैंने यूनिट्स आप बाद में ही लगाना जब सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को. आवर फोर्स इज 7000 इंटू 2, दैट इज इट विल बी 14000, एंड फोर्स के यूनिट्स क्या हैं, न्यूटन. सो आवर फोर्स इज 14000 न्यूटन. दिस इज आवर आंसर. तो हमने क्या क्या फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, एक हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी थी, एक फोर्स फाइंड आउट करनी थी जो कि ट्रक के ऊपर लग रही है, एंड हमने दोनों अपने आंसर निकाल लिए. ठीक है, आप देखिए हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 6. अब ये क्या बोल रहा है, एक स्टोन है 1 kg का. ठीक है, एक स्टोन है जिसका मास है 1 kg. इट इज थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक. ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि हमारी एक ये लेक है जो कि जमी हुई है, इसमें बर्फ जमी हुई है लेक पे, और इस 1 kg को स्टोन को हमने थ्रो किया है विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो हमारी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हमें दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, फ्रोजन सरफेस ऑफ इट, एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. अब इसने 50 मीटर का डिस्टेंस, एस इज 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया और फिर वो रेस्ट पे आ गया. ठीक है, फिर हमारा स्टोन जो है वो रेस्ट पे आ गया. What is the force of friction between stone and the ice? अब हमने क्या निकालना है कि स्टोन और आइस, ये फ्रोजन है ना लेक, आइस है इस पे जमी हुई, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कितनी है वो निकालनी है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है, क्यों है, क्योंकि देखिए हमने बोला था दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगे तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी जो कि अपोजिट होगी मोशन के. ठीक है, सो मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है जो कि अपोज करती है मोशन को, इसीलिए वो स्टॉप करेगा. ठीक है, इसीलिए उसने 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने अपोज किया मोशन को और वो स्टॉप हो गया. तो चलिए हम सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन को. हमें मास दिया गया है m, दैट इज 1 kg. ऑलराइट, इनिशियल वेलोसिटी दी है हमें 20 मीटर पर सेकेंड. ऑलराइट, हमारा डिस्टेंस हमें दिया है 50 मीटर्स. ऑलराइट, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हमें देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारी क्या होती, हमने फोर्स हम कैसे फाइंड आउट करते थे, अगेन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज F इज इक्वल्स टू ma. ये था हमारा फोर्स को मेजर करने का मेथड. अब हमारे पास m तो है बट एक्सेलरेशन a नहीं है. अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हमारी एक्सेलरेशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो देखिए इसके लिए हमने क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन, और यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन लेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि हमारे पास v भी है, वेलोसिटी. अब हाँ, फाइनल वेलोसिटी हमने नोट डाउन नहीं की. फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी वाज 20 मीटर पर सेकेंड और फाइनली वो आकर स्टॉप हो गया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वाज 0. सो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u भी है, v भी है फाइनल,
डिस्टेंस s भी है और हमने फाइंड आउट करना है यहाँ से a। तो देखिए अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, v इज 0, u इज 20 प्लस 2, a हमने फाइंड आउट करना है, s इज 50 से, ठीक है। अब हमारा 0 इज इक्वल्स टू, इट विल बिकम 400, इट विल बिकम 100 इंटू एक्सेलरेशन a। अब देखिए हमने क्या करना है, 100a और 400 को हम ले जाएंगे अनदर साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड। अब प्लस में था यहाँ पर, दूसरी साइड पे जाकर ये माइनस का हो जाएगा, इट विल बिकम माइनस 400। अब क्या करेंगे हम, 100 को फिर क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस 400 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पर ये डिवीजन में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एंड वी विल गेट आवर एक्सेलरेशन एज -4। ओके, सो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने, हमारे पास आ गई हमारी एक्सेलरेशन। और हम एक्सेलरेशन और मास दोनों को यहाँ पर पुट करके हम निकाल सकते हैं अपनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए हमारे पास F इज इक्वल्स टू ma था, F इज मास क्या हमारा 50 मीटर्स, नहीं मास क्या हमारा 1 kg, ठीक है। सो मास इज 1 kg। एक्सेलरेशन हमने अभी फाइंड आउट की है एज -4, सो इट इज -4, सो फोर्स विल बी -4 यूनिट्स हैं फोर्स के न्यूटन। सो दिस इज आवर आंसर। अब देखिए हमारा नेगेटिव आया है, एक्सेलरेशन भी हमारी नेगेटिव आई थी और हमारा फोर्स भी यहाँ पर नेगेटिव में आया है। नेगेटिव में क्यों आया है, बिकॉज ये अगर हमारा स्टोन है, ये इसकी मोशन है और हमारी फोर्स जो है दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये लग रही है हमारे अपोजिट साइड में, दैट इज वाई हमारे पास आंसर भी नेगेटिव में आया है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि अपोजिट होती है मोशन की डायरेक्शन के, दैट इज वाई इट इज इन नेगेटिव, और ये अपोज करती है मोशन को, दैट इज वाई हमारा जो स्टोन है वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद वो स्टॉप हो गया था। Alright, so this was our question number 1 to 6 of our exercise from chapter number 9, force and laws of motion, and in our next video we will cover another 6 questions, and in third video हम इसको complete कर लेंगे। almost 18 questions हैं इस exercise के और इनको हम 3 videos में complete करेंगे। so thank you।